कांग्रेस को फिलहाल गुजरात में हार के कारणों पर विचार करना चाहिए, जहां अभी अभी कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई है, क्योंकि आज गुजरात में नई सरकार का गठन हुआ है। भूपेन्द्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ ली है। गुजरात में बीजेपी की जीत जितनी ऐतिहासिक है, शपथ ग्रहण समारोह भी उतना ही भव्य दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कल शाम को ही गांधीनगर पहुंच गए थे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई बड़े बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शाम होते होते मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक नई सरकार दी, एक नई टीम दी, और नई टीम ने जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके सामने चुनौतियां क्या हैं, इस नई लुक एंड फील वाली सरकार का मैसेज क्या है, भविष्य की सियासत के लिए इसमें क्या संकेत छुपे हुए हैं, जो लोग मंत्री बनाए गए हैं उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, और गुजरात के जो बड़े नेता चुनाव के मैदान से दूर रहे, अब उनका फ्यूचर क्या होगा। गुजरात बीजेपी के बड़े और पुराने नेताओं को पार्टी कहां और कैसे एडजस्ट करेगी, इन सारी बातों की चर्चा आज की बात में करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं उस शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। ये तस्वीरें गांधीनगर के नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड की है। गुजरात में नई सरकार के गठन की तस्वीरें हैं। आज हेलीपैड मैदान में भूपेन्द्र पटेल ने अपने 16 मंत्रियों के साथ शपथ ली। जिन 16 मंत्रियों ने शपथ ली उनमें 8 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और 6 मिनिस्टर ऑफ स्टेट शामिल हैं। बड़ी बात है कि शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के नेताओं के अलावा एनडीए के कई नेता भी शामिल हुए। हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी दल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला और केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी भूपेन्द्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गांधीनगर पहुंचे। आज दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले भूपेन्द्र पटेल दूसरी बार विधायक बने हैं। अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से 1,92,000 से ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड से चुनाव जीते हैं। भूपेन्द्र पटेल कड़वा पाटीदार समुदाय से लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले गुजरात के पहले नेता हैं। भूपेन्द्र पटेल के साथ शपथ लेने वालों में 16 मंत्री हैं, जिनमें से 7 भूपेन्द्र पटेल की पिछली कैबिनेट में भी शामिल थे। जगदीश विश्वकर्मा, हर्ष सांघवी, कानूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, कुबेल डेंडोर और मुकेश पटेल पिछले मंत्रिमंडल में भी थे। इसके अलावा 4 नेता पुरुषोत्तम सोलंकी, मुलू बेरा, बच्चू खाबड़ और कुंवरजी बावलिया ऐसे हैं जो बीजेपी की पुरानी सरकारों में मिनिस्टर रह चुके हैं। 5 नए चेहरों को शामिल किया गया है। भानुबेन बाबरिया पहली बार मंत्री बनी है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। हालांकि इस बार बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है कि सरकार के गठन में किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था, न रीजन का, न रिलीजन का, न कास्ट का, न कॉम्बिनेशन का। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया है। 16 मंत्रियों में से 4 कोली समुदाय से आते हैं। कोली बीजेपी का कोर वोटर रहा है। इसी तरह बीजेपी के परंपरागत वोटर पाटीदार समाज से भी राघवजी पटेल, ऋषिकेश पटेल और प्रफुल्ल पेनशेरिया को कैबिनेट में शामिल किया गया है। जगदीश विश्वकर्मा और मुलू बेरा ओबीसी हैं। पहली बार बीजेपी को आदिवासी समाज का जबरदस्त सपोर्ट मिला है। 27 आदिवासी सीटों में से बीजेपी ने 23 सीटें जीती। इसीलिए भूपेन्द्र पटेल के मंत्रिमंडल में 2 आदिवासी, कुंवरजी हलपति और कुबेर डिंडोर को जगह दी गई है। भानुबेन बाबरिया दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करेंगी। हर्ष सांघवी जैन समुदाय से आते हैं, तो कानू देसाई ब्राह्मण हैं, बलवंत सिंह राजपूत हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को बधाई दी और अच्छे काम करने की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा, यह एक नई और ऊर्जावान टीम है जो गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस मंत्रिमंडल को देखने के बाद यह बात क्लियर हो गई कि बीजेपी ने उन नेताओं को फिलहाल वेटिंग लिस्ट में रखा है जो बड़े गाजे बाजे के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और चुनाव भी जीत गए। इनमें हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे नेता शामिल हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है।
पिछली सरकार के चर्चित चेहरे जीतू वाघानी को मंत्रिमंडल में शामिल न करके एक बड़ा मैसेज दिया है। जीतू वाघानी बड़े नेता हैं, पिछली सरकार में कद्दावर मंत्री थे, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन पिछली सरकार के दौरान उनके मंत्रालय में पेपर लीक होने का दाग लगा था। कई और विवाद सामने आए थे। इस बार बहुमत बड़ा है, लेकिन बीजेपी चाहती है किसी तरह का कोई दाग न लगे, इसलिए जीतू वाघानी सरकार से बाहर हैं। हालांकि पिछले साल विजय रूपाणी की पूरी कैबिनेट बदलने के बाद जिन मंत्रियों को भूपेंद्र पटेल की सरकार में जगह नहीं मिली थी, उनमें से कुछ को एक बार फिर सरकार में लाया गया है। ऐसे एक मंत्री हैं बच्चू भाई खाबड़। बच्चू भाई खाबड़ विजय रूपाणी की सरकार में मिनिस्टर थे, लेकिन भूपेंद्र पटेल की पहली सरकार में उन्हें जगह नहीं मिली थी। आज बच्चू भाई खाबड़ ने भी भूपेंद्र पटेल की सरकार में मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। बच्चू भाई ने कहा कि मंत्री पद से हटने के बाद उन्हें 1 साल तक अपने इलाकों की जनता के बीच काम करने का मौका मिला। अब वो फिर से मिनिस्टर बनकर जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज 20 साल में हमने जो कुछ किया है दावत ट्राइबल बेल्ट में जो किया है, वो सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, आरोग्य का काम हो, और हमारी ये मेडिकल कॉलेज शुरू किए, सब काम हमने पूरे किए। इस बार ट्राइबल क्षेत्र में बहुत बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, अप्रत्याशित जीत मिली है, तो उसके साथ आप जैसे नेताओं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे सिर पे जिम्मेदारी आएगी और लोगों की जो जरूरियात है वो भी हमें भारत सरकार और गुजरात सरकार के साथ मिलकर करेंगे, वो काम तेजी से आगे बढ़े। कहा जाता है राजनीति में फुल स्टॉप नहीं होता है, कोई कभी विराम नहीं लगता है राजनीति में। नहीं। और जब रूपाणी सरकार का चेहरा बदला गया था, पूरे सब मंत्रियों को हटा दिया गया था, तो क्या उस वक्त आपने ऐसा फील किया कि? अरे मैंने कोई फील नहीं किया, मैं तो विधेयक का था ना, तो भी मुझे अवसर मिल गया 1 साल पूरा काम करने, इसलिए मैं 45,000 लीड से आज जीत पड़ा यहाँ खड़ा हूँ। ऐसे कोई बात नहीं, लोगों का काम हर दिन पद हो ना हो, लेकिन हम लोगों के बीच में जाके काम लोगों का करता है। सरकार में सरकार हमारी है, लंबे टाइम से इसका उपयोग करके भी हम लोगों का काम करेंगे और अगले दिन में भी हम काम करेंगे। अहमदाबाद चलते हैं। निर्णय कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। निर्णय, अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है, मैंने देखा था थोड़ी देर पहले आपने पूरी जानकारी दी थी, तो मंत्री कौन होंगे, उन्हें क्यों मिनिस्टर बनाया गया, किसको, ये तो मैंने बताया दर्शकों को, लेकिन किसको क्या डिपार्टमेंट मिला और ये डिपार्टमेंट क्यों दिया गया, आपके पास में क्या जानकारी है? देखिए, जो पिछली सरकार के मंत्री हैं, 7 मंत्री जो रिपीट हुए हैं, उनको लगभग वही डिपार्टमेंट मिले हैं जो माफ कीजिएगा उनके पास पहले से थे। चाहे फिर वो ऋषिकेश पटेल हों या फिर हर्ष संघवी हों या जगदीश पंचाल हों या मुकेश पटेल हों, कोई भी जो मंत्री हैं पिछली सरकार के जिनको रिपीट किया गया, उनको लगभग वही डिपार्टमेंट दिए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि जो क्राइटेरिया इस बार सिलेक्ट किया गया इनके मंत्रिमंडल में इंक्लूजन का, वो था इनकी परफॉर्मेंस। और मैं आपको बता दूं कि पूरे 1.5 साल तक ये जो मंत्री हैं, इनके कामों को लेकर के एक काफ़ी अच्छा परसेप्शन भी बना। चाहे फिर वो हर्ष संघवी हो, वो तो एक तरह से सरकार का चेहरा भी बन गए थे। परसेप्शन वाइज अगर देखें तो सबसे ऊपर लेके गए वो सरकार के परसेप्शन को पिछले 1.5 साल में। या फिर ऋषिकेश पटेल का काम हो, ऋषिकेश पटेल स्वास्थ्य मंत्री थे और बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। कोरोना के टाइम में जो कठिन टाइम था, उनको कार्यभार सौंपा गया स्वास्थ्य मंत्रालय का, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया। तो जिन्होंने अच्छा काम किया उनको वापस वही मंत्री मिले हैं। हमने देखा किसी में भी कोई खास चेंज नहीं किया गया, उल्टा एक आध एडिशन किया गया होगा। जैसे कि ऋषिकेश पटेल को जो उच्च शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है वो भी सौंपा गया है। इस बार एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। इसके अलावा जो बाकी के लोग हैं उसमें अगर आप देखें तो मैं ये देख रहा हूँ कि चाहे कुंवर जी बावलिया हों या फिर बच्चू भाई खाबड़ हों जो पिछली सरकार के मंत्री थे, या पुरुषोत्तम सोलंकी, ऐसा नहीं है कि रूपाणी सरकार को जब बदला गया था या रूपाणी सरकार का पूरा जब चेहरा बदल दिया गया था तब सभी के सभी मंत्री ऐसे थे कि जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे या सभी के खिलाफ नाराजगी थी। नाराजगी एक लेवल पे थी, और क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करना था, क्योंकि एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करने के लिए एक पूरा का पूरा फेस चेंज करना था, इसलिए पूरी सरकार को बदल दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि ये जो नेता थे, ये हो सकता है पहले से लिस्ट में हो, जिन्हें दोबारा बाद में टिकट भी दी गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मंत्री थे जिनकी टिकट
नहीं दी गई थी या फिर उन्हें काट दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को टिकट भी दी और इन्हें वापस मंत्रालय भी तो सौंपे। एक मैसेज तो निर्णय आपकी बात से ये मिलता है कि चाहे मिनिस्टर विजय रूपाणी की सरकार में रहेंगे और भूपेंद्र पटेल की सरकार में, जिन लोगों ने अपने मंत्रालय का काम एफिशिएंटली किया उन्हें इस नए मंत्रिमंडल में जगह दी गई। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि इस मंत्रिमंडल के गठन का अगर आप एक लार्जर मैसेज देखेंगे तो वो बहुत ही क्लियर है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि दो तरह के गोल्स हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल है 2024 के चुनाव भी क्योंकि सामने है। आप राजनीतिक समीकरण जो है उसकी अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं, उसको आपको एक तरह से पूरा कंसिडर करके ही कैबिनेट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो उसे भी ध्यान रखा गया है। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म गोल है, जैसा कि बताया गया, रिजल्ट के दिन भूपेंद्र पटेल ने अपने भाषण में जो बातें कही और जो आपने देखा होगा उसी दिन उन्होंने एक विजन भी रखा था सामने, किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नई पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाएगा। और जब नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से बात की थी शाम के समय, तब उन्होंने भी बताया था कि आने वाले 10 साल जो है बहुत क्रूशियल है गुजरात के लिए। और साफ दिख रहा है कि जो इस स्पेस को फॉलो कर पाएगा, जो इस स्पेस के साथ कदम मिला पाएगा, उसे ही मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। ऐसी चर्चा ठीक पहले आपने से कहा निर्णय, क्योंकि मंत्री चैलेंज बड़ा है। लिए अब जनता ने तो अपना काम कर दिया, अब सरकार को अपना काम करना है और नरेंद्र मोदी तो हार्ड टास्क मास्टर हैं, तो सबको परफॉर्म तो करना पड़ेगा। निर्णय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सारे अपडेट के लिए, इस एनालिसिस के लिए। आज भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का चेहरा देखकर दो चार बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली ये, ऐसे लोगों का चुनाव किया गया जो डिलीवर कर सकते हैं, जो मोदी के विजन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट की योजनाओं को अमल में ला सकते हैं, कोस्टल एरिया डेवलपमेंट और ब्लू इकोनॉमी जैसे नए सेक्टर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है कि इस मंत्रिमंडल में नई लीडरशिप डेवलप करने की सोच दिखाई देती है। 16 में से 5 मंत्री बिल्कुल नए हैं। मंत्रिमंडल पहले की तुलना में यंग है। और तीसरी बात, इस बार रीजनल और कास्ट बैलेंस पर बहुत जोर नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सबका है, लेकिन प्रेशर किसी का नहीं है। और सबसे और बड़ी और अहम बात यह है कि सरकार भले ही भूपेंद्र पटेल की हो, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की छाप इस पर साफ दिखाई देती है। जब जनता पूरी तरह से किसी पार्टी पर भरोसा करती है, किसी पार्टी को इस तरह का पूरा समर्थन देती है, तो सरकार कितनी कॉन्फिडेंस के साथ काम करती है, ये जल्दी गुजरात में दिखाई देगा। मोदी संदेश देना चाहते हैं कि अगर विकास की रफ्तार तेज करनी है तो फिर मजबूत सरकार बनानी होगी, जिससे सरकार बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के काम कर सके। जनता ने नरेंद्र मोदी को जबरदस्त मैंडेट दिया और बीजेपी ने आज से काम शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस ऐतिहासिक हार के बाद भी जनता के संदेश को नहीं समझ पाई। कांग्रेस आज भी हार के लिए नए नए बहाने खोज रही है। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी की जीत नकली है, गुजरात में पोलिंग में फर्जीवाड़ा हुआ है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि गुजरात में अब चुनाव का इच्छाधारी मॉडल लागू हो चुका है, जहां पर सत्ताधारी पार्टी के मन मुताबिक वोट पड़ रहे हैं। जयराम रमेश ने जो ट्वीट शेयर किया था उसमें गुजरात में 2019 के लोकल बॉडी इलेक्शन की एक खबर छपी हुई थी, 2019 की, जिसमें दावा किया गया था एक बूथ पर 664 वोट पड़े, लेकिन जब वोट गिने गए तो 2273 निकले। जयराम रमेश के इस आरोप के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पवन खेड़ा ने कहा इस बार गुजरात चुनाव में बहुत धांधली हुई है, फर्जी वोट डाले गए, फर्जी वोट डलवाए गए। पवन खेड़ा ने कहा वो वोटिंग में फ्रॉड के सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और वो इन सबूतों को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। भावनगर में हुआ, बड़ौदा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ। अब ये रावपुरा में 281 बूथ हैं। 281 बूथों पे 1 घंटे में 16,000 वोट पड़ गए, मतलब 1 मिनट में 57 वोट। आप कैलकुलेट कीजिए कैसे संभव है। न कोई बाहर लाइन लगी हुई, न अफरा तफरी,
लेकिन इतने वोट वहां पड़े। ऐसे ही वीवीपैट्स की तुलना कुछ मशीनों पे की, वोट वहां 7 पड़े एक पार्टी को। वीवीपैट में 21 बार पर्ची निकली उस पार्टी की। आप जानते हो कौन सी पार्टी होगी। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी एक ऐसा बूथ था, धोलका नाम का बूथ था, जहां 644 वोट पड़े थे और गिने तो निकले 2273 वोट। ये नया मॉडल आ रहा है, इच्छाधारी वोट। साहेब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वोटर की जरूरत नहीं है। विपक्ष की जरूरत तो आप जानते हैं खत्म हो ही रही है, करना ही चाह रहे हैं ये लोग, विपक्ष मुक्त भारत बना ही रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव मुक्त भारत हो रहा है, लोकतंत्र मुक्त भारत हो रहा है, इस विषय में हर और आपको गंभीरता से आवाज उठानी होगी। हर चुनाव के बाद हारने वालों के बहाने इसी तरह के होते हैं। ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं, इलेक्शन की व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। कांग्रेस गुजरात में हारी तो कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए, अखिलेश यादव की पार्टी रामपुर में हारी तो ईवीएम पर सवाल उठाए, बेईमानी का इल्जाम लगा दिया। बीजेपी हिमाचल में हारी, बीजेपी को कांग्रेस से करीब 38,000 वोट कम मिले और सरकार बदल गई, लेकिन यहां कांग्रेस को ईवीएम में कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं दी। यहां वोटिंग मशीन को लेकर किसी ने कोई शिकायत नहीं की। इसके पहले भी कई बार कांग्रेस ने इसी तरह की सेलेक्टिव गड़बड़ियों की बात की जो बाद में गलत साबित हुई। इसमें पार्टी को एम्बैरेसमेंट भी हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।